तो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझना है। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना पड़ेगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस 1914 से 18 के बीच में जो वॉर हुआ है उसके 50 ईयर्स पहले से समझना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए यूरोप के बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की कंडीशन पहुंच गई तो ऐसा क्यों हुआ, इस रीज़न को समझते हैं। देखिए, यूरोप में कुछ बड़ी पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, और बीच में एक पावर ऐसी है जिसने काफ़ी लेट एंट्री करी, जिसका यूनिफिकेशन लेट हुआ, वो है जर्मनी, और उससे थोड़ा कम पावरफुल कंट्री इटली। तो जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ है वो 1860 में हुआ है। जर्मनी ने जो यूनिफिकेशन किया है, अपना जो बाउंड्रीज एक्सटेंड करी हैं अपनी, वो फ्रांस की कॉस्ट पर करी हैं, ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्रांस। और इटली ने जो अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करी हैं वो ओटोमन एम्पायर के कॉस्ट पर करी है। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है बाउंड्रीज का, यहीं से बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू हुए। ओटोमन एम्पायर एक मिडिवल एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ओटोमन एम्पायर भी एक इम्पोर्टेंट एम्पायर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। कई कंट्रीज, सर्बिया, और ये मेजर पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एथनिक। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिक रीजन एथनिक है। हिस्टोरियन हेज एंड हेज, बहुत से हिस्टोरियंस ने ये बात लिखी है, तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने सब बात कही है। ये तो बात ये है कि जो स्लैव एथनिक रेस है, जिन्होंने बाद में यूगोस्लाविया बनाया, ये जो स्लैव एथनिक रेस है, ये सर्बिया में भी है, ये बल्गारिया में भी है, ये ग्रीस में भी है, और इसके मिलियंस ऑफ लोग ऑटोमन एम्पायर में भी रहते हैं। रशिया ईस्ट में एक्सपैंड नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पर सी है, नॉर्थ में एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर साइबेरिया है, और रशिया साउथ में भी एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि चाइना से और बाकी एशियन माउंटेन्स हैं। रशिया सिर्फ एक जगह पर अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करके एक्सपेंशन कर सकता है, और वो है वेस्टर्न यूरोप। तो रशिया के जो बॉर्डर्स हैं वो सीधे खुलते हैं सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया, इन कंट्रीज के साथ। और बहुत से स्लैव जो लोग हैं वो रशिया में भी रहते हैं। तो बेसिकली फ्रांस डरा हुआ नेशन है क्योंकि उसी के कॉस्ट पर तो जर्मनी बना है। एल्सेक लॉरेन उससे छीन लिया गया। बिस्मार्क की पॉलिसी ऐसी थी कि बिस्मार्क ने फ्रांस से एल्सेक लॉरेन का पूरा रीजन ही छीन लिया। और बहुत सारे पोनकायर फ्रेंच डिप्लोमेट हैं, उन्होंने तो एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं मालूम कि फ्रांस के लोग किस लिए जी रहे हैं, अगर एक बात हटा दी जाए तो उनके जिंदा रहने का कोई कारण ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि उन्हें एल्सेक लॉरेन कब वापस मिलेगा। एल्सेक लॉरेन उन्हें वापस मिल गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी देनी पड़ी फ्रांस को। तो बेसिकली वो एल्सेक लॉरेन का जो रीजन था, जिसको, और ये बहुत बड़ा रीजन था, जिसको जर्मनी ने एक्वायर कर लिया था बिस्मार्क की पॉलिसी की वजह से। और बिस्मार्क की पॉलिसी का कल्मिनेशन क्या था? बिस्मार्क फ्रांस को लगातार सप्रेस किए हुए था, और साथ में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, प्रशिया, उसने जर्मनी को स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया था। जर्मनी फ्रांस की बाउंड्रीज लग रही हैं आपस में, ये बॉर्डर आपस में सेटल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो एथनिक प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि जर्मनी को ये दिक्कत है कि उसके पहले जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं, उसके पहले इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो हैं, जो फ्रांस है, फ्रांस उसके जस्ट सामने है, फ्रांस के अलावा जो ब्रिटेन है, जो यूएसए हैं, वो उससे पहले इंडस्ट्रियलाइज और यूनाइटेड हो चुके हैं और वर्ल्ड में सारी कॉलोनीज को कैप्चर कर चुके हैं। और जर्मनी की एक दिक्कत और है कि उसके पास सी कोस्ट है नहीं, बहुत कम है। तो
जर्मनी सबसे ज़्यादा ये चाह रहा है कि हमको ऐसे कंट्रीज एक्वायर कर लें कि हमको सी कोस्ट मिल जाए, ताकि हम अपनी नेवी डेवलप कर सकें, उस नेवी को डेवलप करके हम ब्रिटेन से कंपटीशन कर सकें, क्योंकि जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री है, और जर्मनी पावरफुल कंट्री है और जर्मनी के पास कॉलोनी है नहीं। दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है कॉलोनीज का, हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाया गया है, और जर्मनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जर्मनी को क्या मिला? मोरक्को, बुरुंडी, साउथ वेस्ट अफ्रीका, जहाँ कुछ है ही नहीं, जंगल काटेंगे क्या? तो बात यह है कि जर्मनी अपनी कॉलोनीज के लिए परेशान है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिक रीजन फ्रांस डरा हुआ है, इसमें है, जर्मनी ओवर एम्बिशियस है, इसमें है, और एथनिक प्रॉब्लम में बहुत सारे मुखिया हैं। एथनिक प्रॉब्लम क्या है? स्लेव जो जाति है वो सब जगह है, वो ऑटोमन एम्पायर में भी है, वो ऑस्ट्रिया में भी है, रशिया में भी है, सर्बिया में भी है, बल्गारिया में भी है, मोंटेनिग्रो में भी है। और जो सर्बिया, बल्गारिया, मोंटेनिग्रो, ये सारे कंट्रीज जो ओटोमन एम्पायर से अलग हुए हैं, इनको लग रहा है कि ओटोमन एम्पायर पे हम दोबारा अटैक करके बहुत सारा रीजन फिर से कैप्चर कर सकते हैं। इसी एम्बिशस को देखते हुए बाल्कन वॉर्स हुए थे 1912 के और 1913 के। और बहुत फेमस हिस्टोरियन हेज़न उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिक रीजन यही बाल्कन वॉर्स है, एथनिक प्रॉब्लम को इन्होंने बढ़ाया था। तो और रशिया कहता है अब रशिया को भी वहाँ इंटरफेरेंस चाहिए, बिग हैंड अपना चाहिए, हैंड ऑफ द बॉस चाहिए। तो उसके लिए रशिया ने कहा कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रशिया का सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया का एक्सपेंशन कैसे होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है रशिया। अब यहाँ पर जर्मनी अनसेटिस्फाइड है और फ्रांस डरा हुआ है। फ्रांस डरा हुआ है तो क्या करेगा? अलायंस करेगा कि जब हमारे ऊपर अटैक हो तो कोई हम पर जो है हमारे दोस्त होने चाहिए। तो डरा हुआ है इसलिए अलायंस करेगा। किससे करेगा? जर्मनी से। जर्मनी कहाँ से अलायंस करेगा? तो अलायंस करेगा ब्रिटेन से। वो क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भी डरा हुआ है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी क्या कह रहा है कि हमको चाहिए पोर्ट, हमको चाहिए समुद्र जहां पर हम अपनी नेवी डेवलप कर सकें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बेसिक रीजन है वो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी सभी रिस्पॉन्सिबल है। हिटलर खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो जर्मनी का चांसलर विलियम कैसर है। विलियम कैसर पहली बात तो बहुत गुस्सैल आदमी, दूसरी बात विलियम कैसर का ये कहना था कि जर्मनी इंपीरियलिस्ट कंट्री है और आइदर वी हैव अ प्लेस इन द सन और अदरवाइज विल पेरिश, या तो हम खत्म हो जाएंगे या सबसे दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। और उनको ऐसा लगता था कि जो ये ब्रिटेन की जो पब्लिक है ये थोड़ी जो है ये कायर टाइप की है, ये वॉर के लिए हमसे वॉर करने की इसकी हिम्मत नहीं होगी, इतना ये वॉर हमसे कर नहीं पाएगी। तो ब्रिटेन की पब्लिक के नेचर को कैसर विलियम बहुत अंडर एस्टिमेट किया करते थे। तो पहली बात तो कैसर विलियम के डर से फ्रांस ने अलायंस किए, और वो जो अलायंस थे वो इंग्लैंड के साथ किए। वो जो अलायंस थे वो उन्होंने ऐसे कंट्रीज के साथ किए, यूएसए के साथ के ऐसे अलायंस किए, और वो सीक्रेट अलायंस थे क्योंकि उस समय वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो जर्मनी भी ऑब्वियसली अलायंस करेगा, जर्मनी में भी अलायंस किए। जर्मनी किससे अलायंस करेगा? जो उसी की तरह से अनसेटिस्फाइड नेशन हो। अनसेटिस्फाइड नेशन कौन है? इटली, उससे अलायंस किए। तो बेसिकली और जर्मनी ने बहुत सारे जर्मन लोग ऑस्ट्रिया में रहते थे, तो ऑस्ट्रिया से अलायंस करना जर्मनी के लिए सबसे ईजी था। तो ऑस्ट्रिया के साथ उसने अलायंस कर लिया। अब ऑस्ट्रिया से अलायंस कर लिया, इटली से अलायंस कर लिया, तो ये बिस्मार्क की पॉलिसी का बिल्कुल कल्मिनेशन था जो ट्रिपल अलायंस हो रहा है 1881। तो बेसिकली इन सब कंडीशंस में, और फिर जर्मन कैसर ने ये कहना शुरू किया कि हमको वर्ल्ड में बहुत हाई प्लेस चाहिए, हमको अपनी नेवी डेवलप करनी है, ऐसी नेवी डेवलप करनी है जो वर्ल्ड में हमको सुपर पावर बना सके। तो और क्योंकि उनको दुनिया में कुछ मिले, कोई कॉलोनी उनके हाथ में थी ही नहीं, तो ओवर एम्बिशन विलियम कैसर का था। और विलियम कैसर के स्टेटमेंट्स आप बार बार पढ़िए, बार बार अखबारों में छपते थे। उस समय न्यूज़पेपर्स ने भी माहौल को ख़राब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मोरक्को में विलियम कैसर ने अपनी थोड़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट की, तो उसको नलीफाई करने की पूरी कोशिश की ब्रिटेन ने। किसी भी तरह से विलियम कैसर के सारे एफर्ट्स को नलीफाई करने की कोशिश की। ऐसी कंडीशन एशिया में जापान की थी। जापान भी अपना एक्सपेंशन चाहता था, लेकिन अब एक्सपेंशन करे कहाँ, कोई जगह नहीं बची है। तो मंचूरिया था, मंचूरिया पर उसने अटैक बाद में कर दिया। लेकिन इस तरीके जैसा जापान एशिया में कर रहा है, वैसा ही जर्मनी वहाँ पर कर रहा है। तो बेसिकली
जो प्रॉब्लम है वो एथनिक प्रॉब्लम है, और एथनिक प्रॉब्लम वहां पर है। इसी एथनिक प्रॉब्लम की वजह से 2 वॉर्स हुए, बाल्कन वॉर्स। और ये बाल्कन वॉर्स किसके ऊपर हुए हैं? ऑटोमन एम्पायर के हुए हैं। पहली बार ऑटोमन एम्पायर के ऊपर और दूसरी बार बल्गारिया के ऊपर। तो इनके बहुत सारे रीजन जो है वो कैप्चर कर लिए इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने, सर्बिया ने, मोंटेनिग्रो ने। अच्छा, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, स्लैव लोग, जो ऑस्ट्रिया में भी रहते हैं। तो सर्बिया क्या चाहता है? एक ऑल स्लैव नेशन चाहता है, एक ऐसा नेशन कि पूरी दुनिया के जो स्लैव जाति है वो एक साथ रहे। और उसका बिग हैंड, उसके ऊपर बिग हैंड किसका है? रशिया का बिग हैंड है, रशिया उसके साथ है। तो सर्बिया की बेसिकली जो ये चाहत है, इस चाहत से ऑस्ट्रिया को नुकसान होने वाला है। तो ये जो सारी कंडीशन है ये बहुत पहले से क्रिएट हो रही है, एथनिक प्रॉब्लम, और साथ में इंटरनेशनल, फ्रांस डरा हुआ है, और ब्रिटेन और जर्मनी जो है उसको बहुत ज्यादा की डिमांड है। फ्रांस का सब कुछ जा चुका है, एल्सेक लॉरेंस चला गया, उनकी रिस्पेक्ट चली गई। जो प्रशिया का 1871 का वॉर है उसमें तो फ्रांस बुरी तरह डिफीट उसकी हुई है, नेपोलियन थर्ड की। ये नेपोलियन फर्स्ट नहीं है, नेपोलियन थर्ड है। तो इस तरीके से ये कंडीशन क्रिएट हुई। इन कंडीशंस में विलियम कैसर ने अपनी आर्मीज को डेवलप करना शुरू किया, और रेसेस की कंपटीशन शुरू हो गई, सीक्रेट अलायंसेस होने शुरू हो गए। मैंने ट्रिपल अलायंस का नाम लिया, सीक्रेट अलायंसेस हुए। इधर जापान और अमेरिका के का कंपटीशन शुरू हो गया, और उधर विलियम कैसर ने अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया। बीच में वो जो एक इवेंट सैराजेवो की क्राइसिस बोला जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से नहीं हुआ, वो तो केवल एक छोटी सी बात थी, छोटा सा रीजन था कि जो ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था वो सर्बिया में गया और सर्बिया के लोगों ने उसको शूट कर दिया, आर्कड्यूक फर्डिनेंड को। तो शूट कर दिया तो इसलिए वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया, किसी के मारे जाने से वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाने वाला। वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया को अब सर्बिया को सप्रेस करने का पूरा मौका मिल गया, क्योंकि सर्बिया पिछले 10 साल से एंटी ऑस्ट्रिया पॉलिसी चला रहा था और कंटिन्यूअसली कह रहा था कि हमको ऑस्ट्रिया के पार्ट करने हैं। क्योंकि रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन अंपायर वीक था, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जो टर्की का ऑटोमन अंपायर था वो भी, उसको तो सिकमैन ऑफ द यूरोप कहा जाता है, वो तो इतना वीक था कि उस पर ये जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे ये इस पर कंटिन्यूअसली अटैक करते थे, और अटैक कर करके बहुत सारे तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो थे, और उन बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोई इंटरनेशनल बॉडीज नहीं थी। और इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स थे, विलियम कैसर, पोनकायर, क्लेमेंसू, ये सब जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ये सारे के सारे लीडर्स ये अपने जो सीक्रेट अलायंसेस करने में लगे हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड को इस तरीके से मार दिया गया तो ऑस्ट्रिया के पास पूरा चांस था कि उसने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। और सर्बिया को कोई डर इसलिए नहीं था, उसको पता था कि रशिया हमारे साथ है, कि सर्बिया अगर कुछ करेगा। अब इस मामले में बात यह है कि बात तो गलत हुई थी कि किसी के प्रिंस को क्यों मार दिया गया, और तो इसीलिए जब ये हुआ तो इसीलिए सर्बिया ने उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया। जब सर्बिया ने उसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया तो चूंकि सीक्रेट अलायंस पहले से था इनका, ऑस्ट्रिया का और साथ में जर्मनी का, जैसा मैं बता चुका हूं, और वो सीक्रेट अलायंस किस लिए था? सीक्रेट अलायंस रशिया के डर से नहीं था, सीक्रेट अलायंस फ्रांस के डर से था कि फ्रांस ने अलायंस कर लिया तो हम भी अलायंस कर लें। तो इस वजह से जब ये अलायंसेस हुए, इंटरनेशनल पॉलिसी सीक्रेट अलायंस के सिस्टम चलते थे, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सर्बिया का इंसिडेंस है ये क्रिएट हो गया। जैसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है, तो स्लैव प्रॉब्लम रीजन है। सैराजेवो के क्राइसिस, आर्कड्यूक फर्डिनेंड को मारा जाना कोई मतलब रीजन तो है, इमीडिएट रीजन तो है, लेकिन ये कोई वर्ल्ड वॉर का रीजन नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि भाई सर्बिया को कैप्चर कर लेंगे। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा एम्पायर था, सर्बिया को उसने कैप्चर कर लिया। रशिया के पास पूरा मौका था अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने का, उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक बोल दिया कि अपनी जो आर्मीज थी उन्होंने उनको मोबिलाइज कर दिया। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की पहले से ट्रीटी थी, तो अब जर्मनी और रशिया वॉर में आ गए। बात कहाँ थी, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। अब जर्मनी और रशिया वॉर में आ गए, तो ऐसी कंडीशन में फ्रांस को डर हो गया कि जब ईस्टर्न बॉर्डर पर वॉर हो रहा है तो हमारे ऊपर भी क्यों नहीं अटैक होगा। अब हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तो इंग्लैंड भी वॉर में आ गया, क्योंकि फ्रांस का जो अलायंस था वो इंग्लैंड के साथ था। तो बात कुछ नहीं थी, पहले से तैयारी थी लड़ने की, इसलिए लड़ाई हुई। पहले से पूरी तैयारी थी, सबको पता था अलायंसेस हैं, और सब बड़े कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे। वो कई सालों से अपनी तैयारियां कर रहे थे। तो सैराजेवो क्राइसिस हो या सर्बियन क्राइसिस हो, ये क्राइसिस तो केवल इमीडिएट रीजन थे। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन, अगर आपको किसी को एक को दोष देना ही है तो विलियम कैसर के सर पर कांटों का ताज पहना दीजिए कि वही रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन ये आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि क्या वही रिस्पॉन्सिबल है? हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। क्या रशिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या रशिया का जार क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या फ्रांस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या सर्बिया के क्राइसिस में इंग्लैंड को इस तरह से इंटरफेयर करने की क्या जरूरत पड़ेगी?
क्या अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या अमेरिका का किसने क्या किया? वो तो पूरा अटलांटिक के पार है। क्या कहा गया? वही भेड़िया मेमने वाली कहानी कि जो है जर्मनी की सबमरीन ने जो जहाज है लुसितानिया उसको डुबो दिया, उसमें हमारे 211 पैसेंजर थे। अरे भाई, आपके पैसेंजर डूब गए हैं तो ये थोड़ी ना पता था कि इसमें अमेरिकन पैसेंजर भी हैं। पनडुब्बी से जहाज को डुबाया गया तो इंग्लैंड के साथ वॉर चल रहा था, तो अब अमेरिका को पता था कि इंग्लैंड को उसने बहुत सारा, अमेरिकन बैंक्स ने इंग्लैंड को खूब फाइनेंस कर रखा था, और इंग्लैंड अगर वॉर हारता तो सारा पैसा डूब जाता। तो अमेरिकन को पता था कि हमारा पैसा न डूबे तो इंग्लैंड को जीतना चाहिए, तो जबरदस्ती वॉर में इन्वॉल्व हुआ अमेरिका। तो अमेरिका जबरदस्ती वॉर में इन्वॉल्व हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए था क्योंकि वॉर करने की पूरी तैयारी थी, और इसका रीजन बिस्मार्क के समय से शुरू होता है। तो आप इसके लिए इंटरनेशनल सिचुएशन को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, और किसी एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है तो अच्छा है, सॉफ्ट टारगेट है, विलियम कैसर को कह दीजिए कि यही रिस्पॉन्सिबल है, यही विलेन है, इसी ने कराया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर रशिया ने अपनी आर्मीज मोबिलाइज करी, ब्रिटेन ने अपनी आर्मीज मोबिलाइज करी, फ्रांस ने अपनी आर्मीज मोबिलाइज करी, जर्मनी ने अपनी आर्मीज मोबिलाइज करी, और इसके बाद जर्मनी को तो फ्रांस से लगना ही था। तो जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट पर सर्बिया का सपोर्ट कर रहा था, रशिया से उसको लगना था, लेकिन साथ में उसने फ्रांस पर अटैक कर दिया। और फ्रांस पर अटैक करने के बाद जो फेमस जो बैटल, मतलब ऐसा लग रहा था कि जर्मनी इस बैटल में जर्मनी इस वॉर में जीत जाएगा, लेकिन जो फेमस जो बैटल हुई है, बैटल ऑफ मार्न, उस बैटल में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जर्मनी जो है वो पूरी तरह से फ्रांस को क्रश नहीं कर पाएगा। तो बात यह है कि बैटल ऑफ मार्न में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जर्मनी फ्रांस को पूरी तरह क्रश नहीं कर पाएगा। तो ये जो बैटल है, तो बैटल ऑफ मार्न फ्रांस के बिल्कुल ऐसी टर्निंग पॉइंट था। बेल्जियम भी इस बैटल में इन्वॉल्व था, इंग्लैंड ने भी इस बैटल में सपोर्ट किया था, फ्रांस की आर्मीज भी थी। तो ये सारी आर्मीज जो हैं, ये इन्होंने जर्मन आर्मीज को डिफेंड किया। और जो कैसर ने सोचा था कि हम किसी तरीके से फ्रांस को पूरी तरह से क्रश कर ले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो बैटल ऑफ मार्न में एक बार डिफीट होने के बाद फिर बैटल ऑफ डॉगर बैंक हुई, और बैटल ऑफ डॉगर बैंक में ये डिसाइड हो गया कि भाई अब हम इंग्लैंड को भी उस तरह से डिफीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 3 फ्रंट पर लगना पड़ रहा था। एक तरफ तो उनको रशिया से लगना पड़ रहा था, और रशिया ने ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर पर अटैक किया था। आपको मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर जो था वो जर्मन एलाई था, और जो ऑस्ट्रियन अटैक को रिपल्स किया गया, जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मीज ने रशियन अटैक को रिपल्स किया। थोड़ी अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है मैप से तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो जर्मन आर्मीज हैं और जो ऑस्ट्रियन आर्मीज हैं, उन्होंने रशियन आर्मीज को रिपल्स किया और बहुत सारा रशियन रीजन कैप्चर भी कर लिया, बल्गारिया को भी कैप्चर कर लिया। तो एक तरीके से उनको यहाँ पर इस ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत सारी उनको विक्ट्रीज मिल रही थी। लेकिन बैटल ऑफ मार्न पर हारना और बैटल ऑफ डॉगर बैंक में हारना, इससे ये क्लियर हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस को पूरी तरह क्रश नहीं कर पाएंगे। और इसका बेसिक रीजन था कि नावी ब्रिटेन की बहुत स्ट्रांग थी और जर्मनी के पास पोर्ट नहीं था, और जर्मनी लगातार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करता रहा कि उसको सी पोर्ट मिल जाए, ऐसा पोर्ट मिल जाए जहां से वो अपनी नेवीज डेवलप कर सके। ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये जो बैटल्स हुई हैं, और इन बैटल्स में नए नए तरीके यूज किया गया। पहली बार बड़े लेवल पर टैंक्स का यूज किया गया, पहली बार बड़े लेवल पर एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया, केमिकल वेपन्स का यूज किया गया, बहुत बड़े लेवल पर केमिकल वॉरफेयर किया गया। बाद में जेनेवा ट्रीटी और ये सब हुई हैं जिनमें ये कहा गया कि केमिकल वॉरफेयर नहीं होना है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं होना है। बहुत सारी फॉस्फीन गैस का यूज़ किया गया। तो ये वर्ल्ड में पहली बार ये ऐसा वॉर था जब पूरे नेशंस मोबिलाइज हुए हैं। इसके पहले जब किसी भी वॉर में नेशंस को मोबिलाइज नहीं किया गया है, केवल आर्मीज वॉर में इन्वॉल्व। इवन 100 ईयर वॉर भी हमारी हिस्ट्री में है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन 100 ईयर वॉर्स में भी, क्रूसेड्स में भी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे नेशंस इन्वॉल्व हुए हों। तो जो इन्वॉल्व हुए वो अब पूरे नेशंस इन्वॉल्व हुए, और साथ में टोटलिटेरियन वॉर था। दिस वॉर वॉज टोटलिटेरियन। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वॉर के इवेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जर्मनी
पूरी तरह से फ्रांस को क्रश नहीं कर पाएगा। रीज़न साफ था कि फ्रांस का एलाई ब्रिटेन था और ब्रिटेन का एलाई यूएसए था, और जब ये एलाइज थे तो इनको पूरी तरह से एट वन टाइम क्रश करना इम्पॉसिबल है। और साथ में रशिया से दूसरे फ्रंट पर लगना था, क्योंकि रशिया तो एट द कॉस्ट ऑफ जर्मनी ही एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वहीं से तो रशियन बाउंड्रीज लग रही हैं। बीच में जो पिस रहे हैं, जो कमजोर एम्पायर है, कौन से? एक ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर और एक ऑटोमन एम्पायर, और जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके रीजन कौन कैप्चर करेगा? जो ये पावरफुल कंट्रीज है, रशिया ही तो कैप्चर करेगा। क्या बाद में ये सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, क्या इनको छोड़ा किसी ने? रशिया ने ही तो कैप्चर किया इनको। तो ईस्टर्न फ्रंट से जो पावरफुल कंट्रीज है वो उनको कैप्चर कर रहे हैं। ये बैटल खत्म हो गई। अब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से फाइट कर लिया गया, लड़ लिया गया, तो इसके रिजल्ट्स पर बात होनी चाहिए, जेन्युइन है कि आखिरकार इससे हुआ क्या। तो इसमें जो मास्टर जो रोल था वो यूएसए का था, वुडरो विल्सन का था। अब इस बैटल में फ्रांस को तो बचा लिया गया, लेकिन फ्रांस कंटिन्यूअसली, और पोनकायर बाद में कंटिन्यूअसली कहते रहे कि फ्रांस की सिक्योरिटी को बहुत थ्रेट है और फ्रांस की सिक्योरिटी को हर तरह से बचाया जाना चाहिए। तो जब वर्साई की ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो फ्रांस के डेलीगेट ने विल्सन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला है कि आप जर्मनी को बिल्कुल डीमिलिटराइज कर दीजिए। मतलब रिडिकुलस, जर्मनी जैसी सुपर पावर से कहा गया कि आप एयरफोर्स नहीं रखेंगे, नेवी तो उनके पास थी ही नहीं, और यह कहा गया कि आपकी आर्मी 1 लाख की होगी। जर्मनी जैसा देश 1 लाख की आर्मी रखेगा। तो विल्सन इतना डरा हुआ था कि जर्मनी की आर्मीज को उसने इस तरह से रिड्यूस कर दिया। साथ में फ्रांस ने कहा कि अगर राइनलैंड में जर्मन आर्मीज रहेंगी तो हमको हमेशा खतरा रहेगा। उनको बिस्मार्क के समय से खतरा रहा है, तो अभी भी उनको खतरा नजर आ रहा था, वॉर जीतने के बाद भी उनको खतरा नजर आ रहा था। तो उन्होंने फिर विल्सन के ऊपर दबाव डाला कि आप ऐसी ट्रीटी करवाना कि जिसमें हमको कोई भविष्य में हमको कोई खतरा ना रहे। और खतरा 20 साल बाद आ गया हिटलर के फॉर्म में, पूरा फ्रांस क्रश कर दिया गया। तो खतरे को बचा कहां पाए वो। लेकिन उन्होंने कहा एल्सेक लॉरेन जो बिस्मार्क हमसे ले गया था वो हमको दिलवा दो। तो फ्रांस को तो बड़ा फायदा हो गया। फ्रांस को एल्सेक लॉरेन जो जिसके लिए उसके देशवासी जी रहे थे वो उनको बड़े आराम से मिल गया, उसमें उनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फ्रांस को जो सिक्योरिटी का जो डर था, उस सिक्योरिटी ने विल्सन को बहुत प्रेशराइज किया। इंग्लैंड की तरफ से प्रेशर डाला गया। तो विल्सन ने ऐसी शर्तें रखी कि राइनलैंड को पूरे की पूरी तरह डिमिलिटराइज कर दिया जाएगा। अब राइनलैंड जर्मनी का एक मेजर बॉर्डर था जहां से जर्मनी अपनी आर्मीज को मोबिलाइज करता था। तो राइनलैंड में इंटरनेशनल आर्मीज जो है वो बना दी गई कि वो वहां पर रहेंगी। रूर का जो पूरा फेमस कोल का जो रीजन था वो फ्रांस को दे दिया गया। एल्सेक लॉरेन फ्रांस को दे दिया गया। और जर्मनी के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया गया कि जर्मनी को कुछ भी दिया जाए। बेल्जियम जो चाहता था बेल्जियम को मिल गया, डेनमार्क जो चाहता था डेनमार्क को मिल गया, साथ में लिथुआनिया जो चाहता था वो लिथुआनिया को मिल गया। कहां से मिल गया? जर्मनी को काट काट के मिल गया। जर्मनी के इतने टुकड़े कर दिए गए कि जिसको जो चाहिए वो मिल गया। ये छोटे छोटे कंट्री जो चाहते थे उनको मिल गया। फ्रांस जो चाहता था उसको मिल गया। और फ्रांस भविष्य में अपनी सिक्योरिटी चाहता था। और फ्रांस तो इतना डरा हुआ था कि वर्साई की ट्रीटी के बाद भी उसको लगा कि हम सीधे जर्मनी से ही कोई ट्रीटी कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको इन दोनों का हनीमून पीरियड कहा जाता है। 1924 में वेमर रिपब्लिक में ट्रीटी ऑफ लोरकानो हुई है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी ने आपस में फ्रेंडशिप की ट्रीटी करी है, जो एक रिडिकुलस बात है। फ्रांस और जर्मनी तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहे और ट्रीटी को तो हिटलर ने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया था। तो खैर ये जो ट्रीटी ऑफ मतलब फ्रांस की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यूरोप की एक इंटरनेशनल बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी प्रेशर में वुडरो विल्सन ने ट्रीटी ऑफ वर्साई करवाई। और ट्रीटी ऑफ वर्साई जो करवाई है उसमें जर्मनी जैसी सुपर पावर को एक 3rd डिग्री का नेशन बनाने की कोशिश करी गई। और जब 3rd डिग्री का नेशन आप उसको किसी सुपर पावर को बनाएंगे तो रिएक्शन तो आना ही है। इसीलिए ट्रीटी ऑफ वर्साई को कहा जाता है कि ये ट्रीटी जो है को अच्छी नहीं करी गई। ये ट्रीटी जो थी ये 20 साल भी वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई। तो ये जो इफेक्ट रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, पहला तो इफेक्ट ये रहा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई है ये ट्रीटी इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं रही। दूसरी बात, लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। जो लीग ऑफ नेशंस बनी उसको किसी ने भी फॉलो नहीं किया। उस लीग ऑफ नेशंस की बात को किसी ने भी नहीं माना, क्योंकि बनाने वाले जो विल्सन थे वो खुद उसके मेंबर नहीं बने। अब जब वुडरो विल्सन खुद इसके मेंबर नहीं बने लीग ऑफ नेशंस के, तो लीग ऑफ नेशंस का फेट तो वो डिसाइड कर देंगे। जो इस बात से बहुत गुस्सा है, जो इस बात से बहुत परेशान है ट्रीटी ऑफ वर्साई से। जर्मनी के ऊपर हैवी डेट लगाया गया। ये कहा गया कि आप $4000 बिलियन का पेमेंट करेंगे। और उसके बाद वेमर रिपब्लिक वहां पर थोप दिया गया। और जर्मन लोग हमेशा से ही डिक्टेटर रहे, नहीं तो बिस्मार्क वहां पे इतना पॉपुलर कैसे हो पाता और आगे हिटलर इतना पॉपुलर कैसे हो पाता। तो जर्मनी में डेमोक्रेसी तो कभी फेमस रही ही नहीं।
जो 100 ईयर वॉर थे वो भी जर्मनी में लगा गया, जो 7 ईयर वॉर थे वो भी जर्मनी में लगा गया। तो जर्मनी तो दार्शनिक और सैनिकों और कवियों का देश कहा जाता है। तो वहाँ कवि भी हैं, दार्शनिक भी हैं और सैनिक भी हैं, तो अलग तरह का ब्लड है उनका। तो ऐसी कंडीशन में उनको एक 3rd डिग्री का नेशन बना देना, उनके मेजर रीजन्स छीन लेना और साथ में उनको उनके पोर्ट्स छीन लेना जो उन्होंने एक्वायर किए थे। तो ऐसी कंडीशन में जर्मनी को पूरी तरह सप्रेस कर दिया गया। इसके अलावा जर्मनी का जो अलाई था बेचारा ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके साथ जो ट्रीटीज करी गई उसमें ऑस्ट्रिया को ऐसा बना दिया गया कि वो आज तक पीसफुल बना हुआ है। इतना छोटा नेशन उसको कन्वर्ट कर दिया कि उसके बाद कोई वॉर ही नहीं लगा उसने। तो ऑस्ट्रिया जो जर्मनी का अलाई था उसने अपना अंपायर खो दिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले ऑस्ट्रिया का मैप देखिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया का मैप देखिए, तो वुड्रो विल्सन ने उसके इतने टुकड़े किए कि ऑस्ट्रियन अंपायर खत्म हो गए। किसको बांटे गए? सर्बिया को, मोंटेनिग्रो को, फ्रांस को, लिथुआनिया को, रशिया को, सबने बांट लिया आपस में। और जो उनका एक फ्रेंड था इटली, उसको भी बांटे गए। इटली से सीक्रेट ट्रीटीज करी गई और इटली ने ऑस्ट्रिया का मेजर पार्ट मिल गया। लेकिन इटली में दिक्कत थी, इटली गरीब देश था। इटली का $15 बिलियन तो वॉर में खर्च हो गया और वॉर खर्च होने के बाद उनको जो मिला, बोले हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सबको फायदा हो गया, फ्रांस को फायदा हो गया, यूएसए को फायदा हो गया, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इटली भी एक असंतुष्ट राज्य बन गया जर्मनी के तरीके। जर्मनी तो गुस्से में था, उसको तो बदला लेना था क्योंकि वर्साई की ट्रीटी उसके ऊपर थोप दी गई थी और इटली भी असंतुष्ट राज्य बन गया। यही रीजन है कि बाद में इटली में फासिज्म, मतलब विक्टोरियस कंट्री होने के बावजूद भी उसको ऑस्ट्रिया का थोड़े रीजन दिए गए। और वुड्रो विल्सन ने तो जर्मनी के साथ इतना अन्याय किया कि सबकी सब मांगे मान ली गई। जर्मनी की इतनी सी बात नहीं मानी गई कि सुरटन लैंड में सारे के सारे जर्मन्स रहते हैं तो हमको वो रीजन तो दे दिया जाए, उतना भी रीजन नहीं दिया गया। 1871 के बाद, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जो जर्मनी ने लैंड एक्वायर करी थी सब वापस ले ली गई, कुछ भी जर्मनी के पास नहीं छोड़ा गया। और साथ में ये कहा गया कि इस वॉर के लिए विलियम कैसर रिस्पॉन्सिबल है और इस वॉर के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। तो आने वाले समय में जर्मनी सारा पैसा वर्ल्ड को पे करता रहेगा। तो ये जो रीजन है, ये रिजल्ट ऑफ द वॉर है। अब बात ये है कि ये जो मैंने अभी बोले हैं, ये ट्रीटी के टर्म्स बोले हैं और साथ में जैसा मैंने कहा कि टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुआ। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट के बाद पूरे वर्ल्ड में एक चेंज आया, लीग ऑफ नेशंस भी बनाई गई। जर्मनी में वेमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दिया गया। वेमर रिपब्लिक की एक धारा है, आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 में ये कहा गया, आर्टिकल 48 में ये बोला गया कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जर्मनी के वेमर रिपब्लिक में 28 सरकारें बनी हैं, 28 सरकारें। तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटी ऑफ वर्साई ने वर्ल्ड में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप को का रास्ता खोल दिया कि जब आप स्टेबल गवर्नमेंट दे नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा डेट उनके ऊपर लगा दिया है और जो लीग ऑफ नेशंस है उसको उसके पास कोई अपनी ऐसी आर्मीज नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर वो दुनिया में कुछ ऐसा काम कर सकें कि कोई भी क्राइसिस को रोक सकें। तो कुल मिलाकर के ये जो किया गया, वर्ल्ड में इंटरनेशनल प्रॉब्लम को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेटल नहीं किया जा सका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिक जो आउटकम है वो ये है कि मैप में कुछ चेंजेस आए। ऑस्ट्रिया ने अपना अंपायर लूज कर दिया, ओटोमन अंपायर ने अपना अंपायर लूज कर दिया, बहुत सारे नए कंट्रीज आ गए। फ्रांस सेटिस्फाइड नेशन हो गया मगर डरा हुआ, उसको सिक्योरिटी की चिंता थी। जर्मनी 3rd डिग्री का नेशन बन गया। ब्रिटेन की जो सिचुएशन थी वो बनी रही। अमेरिका सुपर पावर के रूप में बाहर आ गया क्योंकि अमेरिका के बैंकों ने बहुत पैसा कमाया, इस पूरे वर्ल्ड वॉर को उन्होंने फाइनेंस किया और खूब ब्याज पर पैसा उनको वापस मिला। तो इस तरीके से अमेरिका का सुपर पावर बनना और ये सब बातें। और जापान लगातार इस वॉर में इन्वॉल्व रहा, अपने आप को बड़ा करता रहा, बाद में मंचूरिया पे किया और लीग ऑफ नेशंस को का फेट डिसाइड करने में जापान ने और बाद में मुसोलिनी और हिटलर ने ये सब डिसाइड किया कि लीग ऑफ नेशंस इट इज़ अ फनी थिंग, इसका कोई रोल नहीं है। तो लीग ऑफ नेशन को एक तरीके से डंप कर दिया गया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न और इफेक्ट थे। आप इनको समझने के बाद अपनी बुक को रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है।